वेलकम टू सीटेड ग्रुप। आज की इस क्लास में हम लोग सीटीईटी 9 दिसंबर 2018 वाला पेपर देखेंगे। इसमें हम लोग पेपर फर्स्ट देखेंगे, जिसमें हिंदी वाला पार्ट देखेंगे। इसमें हिंदी में 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन 30 पूछे जाते हैं। इसमें जो 15 नंबर पेडागोजी से पूछे जाते हैं और 15 नंबर दो पैराग्राफ आते, एक गद्यांश होता है, एक काव्यांश पूछा जाता है। और जो पैराग्राफ होते हैं इसमें बेसिक वाली व्याकरण पूछी जाती है, इसीलिए आप लोगों को उसमें नंबर लाने आसान होते हैं गद्यांश और काव्यांश में। तो देखिए, तो जो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है। इसमें पूछा गया सुनना और लिखना, जो इसकी कुशलता है उसमें सबसे अच्छा तरीका इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है। कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, मतलब पहले कविता सुनिए आप लोग, फिर उसके उत्तर लिखना। अच्छा तरीका पूछा गया, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। सुनी गई कहानी को शब्दांश लिखना। कहानी सुनिए आप लोग, उसके फिर शब्दांश लिखिए। ये छोटे बच्चे नहीं कर सकते। कविता सुनना और शब्दांश लिखना ये भी नहीं होते, प्राइमरी लेवल का पेपर है। तो इसमें जो सबसे अच्छा तरीका है, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखो। मतलब कोई भी कहानी सुनो और उसे अपने शब्दों में लिखो, ये सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। यानी कि श्रवण शक्ति का लेखन शक्ति से अद्भुत संबंध होता है। तो इसका जो राइट आंसर है, सेकेंड इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति यानी बार बार करता है। यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है। गलत है, वो अटक अटक कर नहीं पढ़ सकता। वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है। वह पढ़ने में अधिक समय लेता है। मतलब एक सार्थक लड़का है जो वो पढ़ते समय वाक्य में मतलब बार बार पुनरावृत्ति करता है। तो इसका जो राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 2, वह पढ़ने के साथ समझने की भी मतलब अर्थ उसकी समझने की कोशिश करता है, इसीलिए वो बार बार पुनरावृत्ति करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। ये नहीं पे आप लोग विशेष ध्यान देना। भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना। बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना। केवल त्रुटियों की ही पहचान क्यों करें, उसके और भी अच्छी चीज़ें हैं, उसकी पहचान भी करनी चाहिए। तो ये गलत है। बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना कि बच्चे की जो भाषा प्रगति है वो अभिभावकों शिक्षकों को बताना। तो इसमें नहीं पूछा गया, ये तो सही बात है। भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान, मतलब उनमें क्या कमी है, वो कैसे और डेवलपमेंट कर सकते हैं, इसकी पहचान करना चाहिए। सही है। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, मतलब और अच्छी तरीके से उन्हें सिखाना। ओके, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना, ये नहीं पूछा। हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है, तो इसका ये थर्ड राइट आंसर है। मतलब केवल उनकी त्रुटियों की ही पहचान नहीं करना, और भी उनमें क्या कमी है, किस चीज़, सब चीज़ों की पहचान करना। बच्चों की भाषा पर अभिभावकों को बताना कि वो कितनी प्रगति कर रहे हैं भाषा में, शिक्षकों का। तो इसका राइट आंसर थर्ड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4,
आपके आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना, कि बच्चों को एक टॉपिक दे दो, मेरे सपनों का भारत, इस पे अनुच्छेद लिखें। छोटे बच्चे नहीं लिख सकते। पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का श्रुत लेखन करना, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना, छुट्टियां कैसे मनाई, इस विषय पर अनुच्छेद लिखना। तो छोटे बच्चे जो हैं वो किसी आंखों देखी मतलब किसी चीज़ को वो देख लें, फिर उस पर लिखित वर्णन लिख के वो वर्णन कर सकते हैं। जैसे कोई बाहर एनवायरनमेंट मतलब किसी चीज़ को देख के आते हैं, फिर वो बताते हैं कहानी कि ऐसा ऐसा वहाँ हुआ था। तो आंखों देखी जो घटना होती है उसका लिखित वर्णन है। तो इसका ये सबसे अच्छा उदाहरण है, यानी थर्ड इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। लियो वाइगोस्की ने बताया कि बच्चे में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, ये गलत है। भाषा तो कहीं भी सीख सकते हैं, चाहे घर हो, परिवार हो, आस पड़ोस समाज हो, कहीं भी सीख सकते हैं। केवल विद्यालय में ही नहीं सीख सकते, ये गलत है। बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। केवल विभिन्न माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। बच्चों में भाषा अर्जित करने की क्षमता जन्मजात होती है। जो इसका राइट आंसर है 4th है, यानी बच्चे उनमें जो भाषा अर्जित करने की क्षमता जन्मजात होती है, वो उनकी जन्म से ही होती है उनकी क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 6। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से डैश में कठिनाई होती है, यानी जो डिस्ग्राफिया से ग्रसित बच्चे होते हैं उनको किस चीज़ में कठिनाई होती है? बोलने में, पढ़ने में, लिखने में, सुनने में। ओके, जो डिस्ग्राफिया आप लोग ये डिस्ग्राफिया एक तरह की बीमारी है। ओके, जैसे बोलने में, लिखने में, लिखना डिसलेक्सिया। लक्ष्य माने क्या होता है? डिसलेक्सिया, जिसे डिसलेक्सिया की बीमारी होती है उसे पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। ओके, और ग्राफ माने क्या होता है? एक ग्राफ पेपर बनाओगे तो उस पर लिखोगे ही, तो ग्राफ माने लिखना। तो इसका जो राइट आंसर है ग्राफ, यानी डिस्लेक्सिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से लिखने में कठिनाई होती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? नैतिक मूल्यों वाली कहानी, कविताएं, बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य को, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं, बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं। तो सबसे पहले जो प्राथमिक स्तर की कक्षाएं होती हैं वो जीवंत यानी सक्रिय होनी चाहिए, जीवंत होनी चाहिए कक्षाएं, जिसमें बच्चे हमेशा सक्रिय रहें, वो सीखने में और अधिक रुचि लें। इसीलिए इसका जो राइट आंसर है 3rd, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं, इसका 3rd इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं, जो बहुभाषिक मतलब उसमें सभी तरीके के बच्चे पढ़ते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है, ये गलत है। आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती हैं, कोई बाधा नहीं होती है। भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती हैं, संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं।
मतलब जो जितने बच्चे होंगे सभी अपनी अपनी भाषा बोलेंगे, तो और दूसरे जो पास के साथ के बच्चे होंगे उनको भी दूसरी भाषा सीखने का मौका मिलेगा। इसीलिए इसका जो राइट आंसर है 4 देना संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है भाषा का लिखित आकलन, भाषा का उपलब्ध परिवेश, भाषा की जटिल संरचनाएं, भाषा की पाठ्य पुस्तकें। भाषा सीखने और अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार भाषा का लिखित आकलन, ज़्यादा ये मुख्य आधार नहीं होता। भाषा का उपलब्ध परिवेश सबसे जो महत्वपूर्ण है, भाषा का उपलब्ध परिवेश मतलब वहाँ का कक्षा का जैसा परिवेश होगा उसमें बच्चे ज़्यादातर सबसे ज़्यादा वही ग्रहण करेंगे, वही सीखेंगे। इसीलिए इसका सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 10। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक ज़रूरी है कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, कक्षा में लिखित आकलन, कक्षा का भाषा विज्ञान। तो जो इसका राइट आंसर सेकेंड यानी कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। जितनी भी देखिए जो प्राथमिक स्तर के स्कूल होते हैं उनमें देखिए कितने अच्छे अच्छे चित्र बने होते हैं रंगीन। इसका जो राइट आंसर है सेकेंड यानी कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश होना चाहिए। एक विचारक हुए हैं बेस्ट के अनुसार वाचन लेखन तथा हिंदी भाषा का भाषण सीखने के लिए भाषा अलग अलग पद्धतियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। इन सभी माध्यमों से प्रिंट समृद्ध परिवेश कारगर मतलब अच्छा होता है, क्योंकि बच्चों में अधिगम के समय अन्य माध्यमों के अलावा जो सीखने की प्रक्रिया किताबों से करनी पड़ती, इसीलिए वहाँ का जो समृद्ध परिवेश हो उससे हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक जरूरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, बच्चों की भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए, बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा में बाहर रखा जाए। मतलब जो बच्चे के भाषाई अनुभव उन्हें बाहर कक्षा के बाहर कैसे नहीं रखा जा सकता है, गलत है। बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए, ये भी गलत है। बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए। इसका जो राइट आंसर है सेकेंड यानी बच्चों की भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। जो कक्षा में जब विद्यालय आते हैं बच्चे तो उनको स्कूल की भाषा सिखाई जाए, और जो वो अपने घर से भाषाई अनुभव लेकर आते हैं उसमें भी उचित प्रयोग यानी उनको अच्छी तरीके से सुधार करके सिखाया जाए। तो इसका सेकेंड राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप लोग। भाषा सीखने सिखाने में आप किस सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? सामाजिक अंतःक्रिया को, दृश्य सामग्री को, बाल साहित्य को, संज्ञानात्मक विकास को। तो इसका जो राइट आंसर है सामाजिक अंतःक्रिया को, यानी भाषा सीखने सिखाने में सामाजिक अंतःक्रिया का सबसे अधिक योगदान है, क्योंकि समाज से वो ज़्यादा सीखता है बच्चा भाषा के। तो इसका फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट ओके, हिंदी भाषा शिक्षण का यह प्रयास होना चाहिए कि वे बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें, ये गलत है। उनकी मातृभाषा को भी साथ में लेना चाहिए। बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें, मातृभाषा का भी उनको अवसर दें, मानक, ये भी गलत है। बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें।
बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। मतलब जो बच्चे अपने घर से भाषा लेकर आते हैं और स्कूल की भाषा, दोनों को रचनात्मक तरीके से आगे बढ़ने के अवसर दें। तो इसका फोर्थ राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हैं? नहीं के बराबर। यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी? बहुत सारे कामों में परेशानी, पढ़ने में, लिखने में। अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा? इसमें सिर्फ क्या का प्रश्न पूछा गया है। केशव सबसे क्या कहता होगा? कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। तो इसका जो राइट आंसर है थर्ड, ये सबसे कम, मतलब केवल प्रश्न ही किए गए। ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार्य है? अक्षर ज्ञान, संप्रेषण, लेखन, सुनना। इसका जो राइट आंसर है संप्रेषण। सेकेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 16। यानी अब नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। यानी आप लोगों को सबसे पहले पंक्तियां पढ़नी है, फिर इनके उत्तर देने हैं। आगे आप लोगों को इसके क्वेश्चन मिलेंगे। पूर्व चलने के बटोही, बाट की पहचान कर ले, है अनिश्चितता किस जगह पर? मतलब कोई चीज़ निश्चित नहीं है, अनिश्चित है सब। सरित गिरी गहर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर? मतलब कोई पता नहीं कहाँ पे ये गिरेगी। बाग वन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी? यह भी अनिश्चित है अनिश्चित कब सुमन, कब कंटकों के सर मिलेंगे? कौन सहसा छू जाएंगे, मिलेंगे कौन सहसा? आ पड़े कुछ भी रुकेगा, तू नकेसी आन कर ले। पूर्व चलने के बटोही, बाट की पहचान कर ले। ये तो पंक्तियां होंगे। अब देखिए इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। कविता की पंक्तियों में यात्रा के किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, ये जो पंक्तियां दे रखी हैं ये हरिवंश राय बच्चन की पथ की पहचान से ली गई हैं। इसमें बताया गया है कि कोई निश्चित समय नहीं है, ना कोई निश्चित व्यक्ति है, सब अनिश्चित है, अनिश्चित समय है कि सुखों की ओर, अनिश्चित की ओर, साहस की ओर, कठिनाइयों की ओर। तो इस पंक्तियों में सब अनिश्चितता की ओर बताया गया। तो इसका जो राइट आंसर है सेकेंड, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, कविता में आए सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक हैं? बाग और वन, सुख और दुख, प्रिय और अप्रिय, फूल और कांटे। सुमन माने क्या होता है? सुमन से तात्पर्य है यानी पुष्प, सुमन का मतलब होता है पुष्प, और कंटक माने कांटे। अब पुष्प का मतलब क्या हुआ? पुष्प का मतलब होता है सुख, और कंटक कांटे माने दुख। तो इसका जो राइट आंसर है सेकेंड है, सुख और दुख, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कविता के पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है? पर्वतों को देखकर ना डरने की, गहरी नदियों से ना डरने की, हर स्थिति में आगे बढ़ने की, हर स्थिति में साहस दिखाने की। इसका जो राइट आंसर है थर्ड, यानी हर स्थिति में आगे बढ़ने की सलाह दी गई है। यानी जो कवि होता है वो प्रेरणा देता है कि आगे कितनी भी कठिन रास्ता हो, कितनी भी कठिनाइयाँ आएँ,
आप आगे बढ़ते रहो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। इस जीवन यात्रा में सब कुछ निश्चित है, सब और मुश्किलें हैं, सब और सुख है, कुछ भी निश्चित नहीं है। मतलब ये जो पंक्तियाँ आपने पढ़ी हैं इसमें कुछ भी निश्चित नहीं बताया, सब अनिश्चित की व्याख्या की गई है कि यह संसार और समय सब अनिश्चित है, सब कुछ अनिश्चित है। तो इसका राइट आंसर 4 यानी कुछ भी निश्चित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, नीचे दिए गए शब्दों में से सरित का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। सरित माने क्या होता है, नदी, यानी सरिता, सरिता नदी से रिलेट समानार्थी शब्द है। तो सरिता का जयमाला भी समानार्थी है, नंद भी समानार्थी है, तटनी, लेकिन प्रवाह का सरित से कोई मतलब नहीं है। तो इसका राइट आंसर नहीं पूछा है, तो नहीं का मतलब थर्ड क्वेश्चन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है। अनिश्चित में पूछा है, शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है। अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है। ती, ती, ता, ते। तो सबसे पहले आप लोगों को प्रत्यय की परिभाषा पता होनी चाहिए। ऐसे शब्द जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर शब्द के मूल स्वरूप को बदल देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे अनिश्चितता, तो इसका जो राइट आंसर ता जुड़ा है ना, तो इसका थर्ड इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये पंक्तियाँ हो गई यानी काव्यांश। अब गद्यांश आप लोग देखिए। गद्यांश पहले आप लोग पढ़िए, उसके बाद पैराग्राफ पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चन के आंसर दीजिए। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। राष्ट्रीय पर्वों और सांस्कृतिक समारोहों के दौरान गीत गाए जाएं, कविताएं सुनी और सुनाई जाएं, इसे लेकर माता पिताओं, स्कूल और समाज में व्यापक सहमति है। लेकिन गीत कविताएं बच्चों के जीवन में रच बस जाएं, वे उनका भरपूर आनंद लेने लगें, सुखद तुकबंदियाँ करने लगें, खुद तुकबंदियाँ करने लगें, रचने लगें, यह माता पिता को मंजूर नहीं। माता पिता को लगता है ऐसा करते हुए तो वे उसे राह से भटक जाएंगे जिस राह पर वह उन्हें चलाना चाहते हैं। जिस तरह से वे उन्हें अपनी सोची हुई मंजिल पर पहुंचाना चाहते हैं, उनकी इस इच्छा में यह निहित है। यानी माता पिता जो रास्ता बताते हैं उनकी रास्ता पे ना चलकर वो अलग तुकबंदियाँ करने लगें तो वो अपना रास्ता भटक जाएंगे। बच्चे वैसा कुछ भी नहीं करें जो वे करना चाहते हैं, बल्कि वैसा करें जैसा उनके माता पिता चाहते हैं। उनके भीतर बच्चों के स्वतंत्रतापूर्वक सीखने की प्रक्रिया के प्रति सतत संदेह और गहरा डर बना रहता है। यही हाल स्कूल का भी है। गीत कविता स्कूल और कक्षाओं की रोज़मर्रा की गतिविधि का हिस्सा बन जाए या स्कूल को मंजूर नहीं है। स्कूल को लगता है कि इस सब के लिए समय कहाँ है। यानी जो उन्हें सिखाएं, कहने का मतलब उन्हें ना खिलाएं ना गीत कविता करवाएं, केवल पढ़ाएं, बस पढ़ाते ही रहें। यह पाठ्यपुस्तक से बाहर की गतिविधि है। शिक्षक और शिक्षा अधिकारी चाहते हैं कि शिक्षक पहले परीक्षा परिणाम बेहतर लाने के लिए काम करे, मतलब वो काम करें कि परिणाम रिजल्ट उनका अच्छा आए। इसके अलावा बाहर की दुनिया से मतलब रिलेटेड ना हो, खेलें कूदें ना गीत कविताएं करें, केवल पढ़ते ही रहें बच्चे और रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। ये स्कूल और माता पिता दोनों चाहते हैं। दूसरी और हमारी संस्कृति और समाज में गीत कविता की जो जगह थी वे जगह लगातार सीमित हुई हैं। गीत गाने सुनने सुनाने के अवसर हुआ करते थे, वे अवसर ही
गीत कविता को गुनगुनाते रह सकते के लिए याद करने को प्रेरित करते थे, सहेजने और रचने के लिए प्रेरित करते थे, उनमें कुछ जोड़ने के लिए प्रेरित करते थे। मतलब कुछ अलग से भी आप जोड़ते रहिए। इस सब के लिए अतिरिक्त प्रयासों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वह जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा था। बच्चों के लिए पढ़ाई से अधिक खेलने कूदने के लिए समय और जगह थी। ये सब पहले की बातें बताई जाए कि पहले ऐसा था, खेलने कूदने की भी जगहें थी। खेलने कूदने की मस्ती के दौरान ही उनके बीच से स्वतः ही नए खेलों की तुकबंदियाँ और खेल गीतों और बाल गीतों का सृजन भी हो जाया करता था। उनकी ये रचनाएं चलन में आ जाया करती थी, जवान पर चढ़ जाती थी और सालों साल उनकी टोलियां के बीच बनी रहती थी। समय के साथ उनमें कुछ कमी पाई जाने पर संशोधित होती रही हैं। ये तो हो गया पैराग्राफ। अब देखिए आप लोग इससे किस प्रकार क्वेश्चन कौन से पूछे गए हैं। गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाए यह माता पिता को पसंद नहीं था, क्योंकि इससे बच्चे माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त न कर सकेंगे, केवल आनंद में ही खोए रहेंगे। ये देखिए आप लोग निगेटिव, केवल आनंद में केवल वो आनंद में ही खोते रहेंगे, मतलब पढ़ेंगे नहीं, केवल कविता ही लिखते रहेंगे, पढ़ेंगे नहीं, मतलब आगे नहीं बढ़ेंगे, पढ़ाई लिखाई में बहुत पिछड़ सकते हैं। वो जो खेलेंगे और पढ़ाई लिखाई में वो बहुत पिछड़ जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है, माता पिता द्वारा तय लक्ष्यों को प्राप्त ना कर सके, इसका फर्स्ट राइट आंसर है। गीत कविता स्कूलों को ही पसंद नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है इससे बच्चों का बहुत समय नष्ट होगा। यदि वो गीत कविता करेंगे तो उनका समय बहुत नष्ट हो जाएगा। इससे परीक्षा परिणाम देर से आएगा, मतलब परीक्षा परिणाम टाइम लग जाएगा। जब वो खेल कूद में रचे मतलब लगे रहेंगे गीत कविता में, तो उनका पढ़ाई से रिजल्ट बाद में, मतलब कहने का मतलब है उनका रिजल्ट बाद में। जब वो कविता गीत कराते रहेंगे, कब पेपर लेंगे, कब उन्हें पढ़ाएंगे, तो रिजल्ट भी इसी वजह से देर में आएगा। यह सीखना बहुत ही कठिन काम है। स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है। कवि यानी जो पैराग्राफ है उसमें कहा गया है, प्रस्तुत कविता में यह दर्शाया कि सांस्कृतिक समारोह आदि पर कविता पाठ को, लेकिन प्रतिदिन की कक्षा में कविता पाठ करवाने से उनका समय अधिक नष्ट हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है फोर्थ, इसका राइट आंसर है। यानी पढ़ाई लिखाई में गीत कविता से कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं पूछा है कि सही नहीं है। वे जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा है। ये भाषा सृजनात्मक को पोषित करते हैं। समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है। ये सांस्कृतिक का अभिन्न हिस्सा हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है। गीत कविता की सहमत समाज में नहीं है। तो इसका नहीं पूछा, तो इसका राइट आंसर थर्ड है। शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है। साधक के रूप में, सहयोगी के रूप में, संपूरक के रूप में, बाधक के रूप में। जो शिक्षा व्यवस्था मतलब अधिकारी हैं, वो सब गीत कविता को बाधक के रूप में देखते हैं। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे। ये बच्चों के शब्दों से बोलने का अवसर देते हैं। बच्चे इनका भरपूर आनंद लेते हैं।
स्कूल और परिवार इसकी महत्ता को समझ नहीं रहे हैं। गीत कवि नहीं पूछा है, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट है, यानी इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे। फर्स्ट इसका राइट आंसर है। बच्चों के लिए लक्ष्य कौन निर्धारित करता है? स्कूल, शिक्षा अधिकारी, स्वयं बच्चे। कविता में बताया गया है कि जो बच्चों का लक्ष्य है वो उनके माता पिता निर्धारित करते हैं। इसका फर्स्ट राइट आंसर। स्कूल नहीं निर्धारित करता, ना शिक्षा अधिकारी, ना बच्चे स्वयं। स्वयं बच्चे तो कर ही नहीं सकते, तो इसका फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कविताएं सुनी सुनाई जाए में क्रिया है। कविता सुनी सुनाई जाए, सकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। अकर्मक जिसमें कर्म ना की जाए, प्रेरणार्थक में जिसमें प्रेरणा दी जाए, द्विकर्मक जिसमें एक साथ दो कर्म किए जाए। तो सुनी सुनाई जाए मतलब कहने का मतलब है इसमें कर्म किया जा रहा है। एक तरफ तो सुनी जा रही है, दूसरी तरफ सुनाई भी जा रही है। जैसे कि कविता सुनी सुनाई जाए को सुनने के साथ साथ सुनाने का भी क्रिया की जा रही है, अर्थात सुनने वाले पर भी इसका असर पड़ रहा है। इसीलिए इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट, यानी सकर्मक क्रिया है इसमें। फर्स्ट इसका राइट। सांस्कृतिक में प्रत्यय है, सांस्कृतिक में प्रत्यय है कृतिक, इक, का, तिक। तो प्रत्यय, इसकी सबसे पहले आप लोगों को परिभाषा पता होनी चाहिए कि ऐसे शब्द जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर शब्द के मूल स्वरूप को बदल देते हैं उन्हें वे प्रत्यय कहलाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है इक, सांस्कृतिक, लास्ट में इक जुड़ता है, तो इसका सेकेंड राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंजूर का समानार्थी शब्द है। मंजूर मतलब कोई काम कोई कहे तो उसे मंजूर करना, यानी स्वीकार करना। मंजूर, तो इसका राइट आंसर जो है स्वीकार, यानी सेकेंड इसका राइट आंसर है। पसंद नहीं है, अच्छा भी नहीं, प्रस्ताव भी नहीं। मंजूर माने ये समानार्थी इसका है स्वीकार करना। थैंक यू। आज की क्लास कैसी लगी? नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं।